गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक था मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य के बारे में हम कल उसके बारे में हमने जाना। और आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का पद था, उनमें कौन कौन पेशवा रहे थे। और उसके पश्चात मध्यकालीन भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे और मध्यकालीन भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट युद्ध हुए थे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देख लेते हैं आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन में है, कभी हार मत मानिए क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अब हार ना माने और जो मेहनत करता है वो अपने मेहनत से एक दिन अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम हासिल कर ही लेता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। और हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य के बारे में हमने कल कुछ जाना। और आज जो है मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का पद होता था उसके बारे में हम जानेंगे। पेशवा कितना इंपॉर्टेंट पद होता है, इस पेशवा के पद पर कौन कौन रहा, कौन कौन से मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री आए और मध्यकालीन भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए, उनके बारे में आज हम जानकारी देखते हैं। तो जो प्रथम पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा था। और जो साहू जी थे मराठा साम्राज्य के शासक, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को 1713 से ईस्वी में पेशवा बनाया था। और 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 6 से 7 साल के लिए पेशवा के पद पे रहे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे। तो उनमें पेशवा पद को वंशानुगत बनाकर राजा को शक्तिहीन कर दिया था। मतलब इसने पेशवा पद जो था उसको वंशानुगत कर दिया था कि अगर किसी का पिता पेशवा के पद पे है तो उसका पुत्र ही अगला पेशवा बनेगा। साहू जी ने खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की मदद से अक्टूबर 2007 में ताराबाई को पराजित किया। ताराबाई इनकी मतलब चाची थी। तो ये औरंगजेब की कैद में थे, तो मोहम्मद शाह प्रथम ने जब इनको कैद कर दिया, जब ये आए थे, तो ताराबाई ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा रखा था। तो फिर उसके पश्चात में इनमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ और 2007 में ताराबाई को युद्ध में पराजित करके और ये मराठा साम्राज्य के शासक बन गए थे। कौन? साहू जी। साहू जी के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग होते थे, जो साहू जी के पैतृक प्रधानमंत्री हुआ करते। पेशवा का पद वही प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करता था। 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली, जो मुगल प्रतिनिधि, हुसैन अली जो था मुगल प्रतिनिधि था, इनके बीच में संधि हुई। और इनको रिचर्ड टेम्पल जो एक लेखक था, उसने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा याद रखना, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली जो मुगल प्रतिनिधि था, उसके बीच में जो संधि हुई थी, उसको मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक, ये बाजीराव जो था, ये बालाजी जो विश्वनाथ था उसका पुत्र था। और ये 1720 से 1740 ईस्वी तक पेशवा के पद पे रहा था। और जो मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो पेशवा रहा था वो यही रहा था। इसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। और ये देखो, इसकी इंपॉर्टेंट विजय में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम पेशवा था, जो मतलब मुगल साम्राज्य का अधिकार था दिल्ली पर। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला ये प्रथम पेशवा था ये बाजीराव प्रथम। और इसने 29 मार्च 1736 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया था। और उस वक्त में दिल्ली का शासक जो था वो था मोहम्मद शाह प्रथम, जो मुगल शासक मोहम्मद शाह प्रथम, जो औरंगजेब के बाद शासक बना था। और ये डर के मारे दिल्ली छोड़ करके भागने को तैयार हो गया था पेशवा बाजीराव प्रथम के भय से। तो और इसी प्रकार के अनेक युद्ध लड़े थे पेशवा बाजीराव प्रथम ने। उसके पश्चात बालाजी बाजीराव पेशवा बना था, जो 1740 से 1761 ईस्वी तक पेशवा के पद पे रहा। और ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और यह बाजीराव प्रथम का पुत्र था। इसी बाजीराव का पुत्र था ये, जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय फिर दोबारा बना था। और इसने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सन्मुख आत्मसमर्पण
कर दिया था। मतलब ये मैल्कम जो अंग्रेजी वो प्रतिनिधि था, उसके सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर के कानपुर के निकट बिठूर जगह है वहाँ पर भेज दिया, जहाँ पर 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब पेशवा के पद को जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था और ये जो वर्तमान पेशवा था इसको मतलब मराठा साम्राज्य से बाहर भेज दिया, इसको पेंशन के रूप में दे दिया था और फिर वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ पेशवा थे जो इम्पोर्टेंट मराठा साम्राज्य में रहे। अब देखते हैं हम कि प्राचीन मध्यकालीन भारत में कौन-कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो विदेशी यात्री काफ़ी लंबे समय का पीरियड रहा था मध्यकालीन भारत का। तो देखते हैं मार्को पोलो 1281 से 1293 ईस्वी तक भारत में रहा था और यह इटली से आया था, मतलब इटली का यात्री था जो पांड्य राज्य में आया था, मतलब दक्षिणी भारत में। इसके बाद एक आया था इब्न बतूता, वो 1333 से 1300 ईस्वी तक भारत में रहा और ये मोरक्को से आया था, मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। एक निकोलो कॉन्टी था जो 1420 से 1422 ईस्वी तक भारत में रहा और ये इटली से आया था और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिणी भारत के अंदर, वहाँ पर आया था। एक था चेंग ही 1421 से 1431 ईस्वी तक भारत में रहा और ये चीनी यात्री था और ये जलालुद्दीन के समय बंगाल के अंदर आया था। एक अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 तक भारत में रहा और ये ईरान का राजदूत था और ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही ये भी आया था। एक अथनासियस निकितिन अथनासियस निकितिन वो है 1470 से 1474 ईस्वी तक भारत में रहा और ये रूसी यात्री था और मोहम्मद तृतीय के समय में ये बहमनी साम्राज्य, ये भी जो दक्षिणी भारत का बहमनी साम्राज्य था उसके अंदर आया था। उसके बाद में ये अंडू अड़ो बारबोसा, ये एक आया था 1516 से 1518 में भारत में रहा और ये कृष्ण देवराय के समय विजयनगर साम्राज्य में आया था। एक डोमिंगो पायस जो है 1520 से 1522 तक भारत में रहा, ये पुर्तगाली यात्री था और ये कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य के अंदर आया था। एक था नूनीज जो 1535 से 1537 ईस्वी तक भारत में रहा और ये पुर्तगाली असमों का घोड़ों का सौदागर था और यह अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य के अंदर ये भी आया था। उसके बाद में एक सीजर फ्रेडरिक था जो 1567 से 1568 तक भारत में रहा और ये पुर्तगाली यात्री था और विजयनगर साम्राज्य में ये भी आया था। एक अथोनी मासेरात था जो 1578 से 1582 ईस्वी तक भारत में रहा और ये पुर्तगाली एक पादरी था, मतलब मुस्लिम धर्म को मानने वाला पादरी जो होते हैं मस्जिदों में पढ़ाने वाले, और ये अकबर के समय में भारत में आया था। एक रॉल्फ फिंच था जो 1585 से 1591 ईस्वी तक भारत में रहा और प्रथम अंग्रेजी यात्री था ये जो अकबर के समय में आया था। एक जॉन लेंस कोतेन था जो 16वीं शताब्दी में भारत में आया था और ये डच यात्री था और ये भी विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही आया था। एक लामा तारानाथ था, ये भी 16वीं शताब्दी के अंदर आया और ये तिब्बती बौद्ध यात्री था और ये पूर्वी भारत के अंदर आया था। इसके पश्चात में एक जो था वो था कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस 1608 से 1612 ईस्वी तक भारत में रहा। ये अंग्रेजी व्यापारी था इंग्लैंड का और जहांगीर के समय में ये भारत आया था। एक विलियम फिंच था जो 1508 से 1613 ईस्वी तक भारत में रहा, ये भी अंग्रेजी यात्री था और ये जहांगीर के समय में ये भी आया था। एक जॉन जोर्दा था जो 1608 से 1617 ईस्वी तक भारत में रहा, ये पुर्तगाल से आया था और ये भी जहांगीर के समय में आया था। एक निकोलस डाउटन जो 1608 से 1615 ईस्वी तक भारत में रहा, ये नौसेना का अधिकारी था जो जहांगीर के समय में आया था। एक निकोलस बिंथीगटन था जो 1608 से 1615 ईस्वी में भारत में रहा था और ये अंग्रेजी यात्री था और ये भी जहांगीर के समय में आया था। एक टॉमस कोयट था जो 1612 से 1616 ईस्वी तक भारत में रहा, ये भी अंग्रेजी यात्री था और ये भी जहांगीर के समय में भारत आया था। एक सर टॉमस रो जो 1615 से 1619 ईस्वी तक भारत में रहा, ये अंग्रेजी राजदूत था और ये भी जहांगीर के समय में आया था।
एक एडवर्ड टेरी जो 1616 से 1619 में तक भारत में रहा। ये अंग्रेज पादरी था, ये भी पादरी था जो जहांगीर के समय में आया था। पाल कैनिन 1515 से 1615 से 1625 ईस्वी तक भारत में रहा। ये अंग्रेजी यात्री था और ये भी जहांगीर के समय में भारत आया था। एक फ्रांसिस्को पलसट था जो 1620 से 1627 ईस्वी तक भारत में रहा और ये डच यात्री था और ये जहांगीर के समय में भारत में आया था। इसके बाद में मित्र देला बेली, तो मित्र देला बेली ये यात्री था। ये 1622 से 1660 ईस्वी तक, ये काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहा और ये इटली का यात्री था और ये भी जहांगीर के समय में भारत आया था। एक जॉन लॉयड था जो 1626 से 1633 ईस्वी तक भारत में रहा। ये डच यात्री था और ये शाहजहाँ के समय में भारत में आया था। एक जॉन फ्रियर था जो 1627 से 1681 ईस्वी तक भारत में रहा। ये भी अंग्रेजी यात्री था और ये शाहजहाँ के समय में भारत आया था। एक पीटर मुंडी था जो 1630 से 1634 ईस्वी तक भारत में रहा। ये इटली का यात्री था और ये शाहजहाँ के समय में भारत में आया था। एक टेवर्नियर था जो 1641 से 1687 ईस्वी तक भारत में रहा और ये फ्रेंच जौहरी था, गहनों का व्यापारी था जो शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में भारत में रहा था। मतलब ये शाहजहाँ और औरंगजेब जो शासक हुआ था मुगल साम्राज्य का, उसके समय में भारत में रहा था। एक मनुची था जो 1656 से 1687 ईस्वी तक भारत में रहा और ये इटली का यात्री था और ये औरंगजेब के समय में भारत में आया था। एक बर्नियर था जो 1658 से 1668 तक भारत में रहा और ये फ्रेंच चिकित्सक था, डॉक्टर था, मतलब वैद्य था, जो औरंगजेब के समय में भारत में आया था। जिन चिन नाट जो था 1666 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। ये फ्रेंच का यात्री था और ये भी औरंगजेब के समय में भारत आया था। एक रोमेल्ले कोरेरी था जो 1695 से 1699 ईस्वी तक भारत रहा और ये इटली का यात्री था और ये बीजापुर साम्राज्य के अंदर भारत में रहा था। अब ये विदेशी यात्री थे और जिन विदेशी यात्रियों के बारे में हमने जाना कि कौन सा विदेशी यात्री कितने दिन भारत में रहा, किसके शासनकाल में आया और वो कौन से देश से आया था, तो ये मध्यकालीन भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में हमने जाना। और अब हम पढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत और कुछ प्राचीन भारत में जो इम्पोर्टेंट युद्ध थे। दोस्तों, युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हो, उन युद्धों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के अंदर जो प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट युद्ध में एक हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज ये यूनानी शब्द है और यह हम भारत में इसको झेलम का युद्ध कहते हैं, जो 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था और सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था ये, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ था और पोरस इसमें पराजित हुआ था। और इसके पराजित होने के बाद में सिकंदर ने पोरस से मित्रता कर ली थी, यहीं से ये भारत से वापस लौट गया था। एक कलिंग युद्ध हुआ था जो 261 ईस्वी में अशोक और कलिंग राज्य के मध्य हुआ था और ये इसमें कलिंग राज्य पराजित हुआ था। परंतु इस युद्ध की विभीषिका मतलब विनाश से दुखी होकर जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था इस युद्ध के बाद में। उसके पश्चात 712 ईस्वी में रावर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके पश्चात में एक पेशावर का युद्ध जो 1001 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को इसमें हराया था, मतलब महमूद गजनवी ने जयपाल को इसमें हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ और ये युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध ये 1192 ईस्वी में हुआ और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो गया था, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था इस युद्ध के अंदर। उसके बाद चंदावर का एक युद्ध हुआ था, वो 1194 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था और ये हम्बीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रणथंबोर के किले पर अधिकार कर लिया था। ये धोखे से अधिकार किया था, जिसमें हम्बीर देव ने साका किया था और उनकी जो रानियां थी उनने जौहर किया था। दोस्तों, साका और जौहर के बारे में मैंने आपको पहले मतलब साका और जौहर के जो क्लास थी उसमें बताया था।
तो ये आपको याद रखना है। चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, वो 1303 ईस्वी में, वो अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच हुआ था ये। और इसमें राणा रतन सिंह मतलब पराजित हुए थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इस चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। उसमें राणा रतन सिंह ने साका किया था और रानियों ने जौहर किया था। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। साका वो होता है जो किसी शत्रु के चारों तरफ से घिर जाने के कारण युद्ध में, मतलब आपने जो किले को जैसे दुश्मन ने घेर रखा है और कोई रास्ता नहीं है, खाने पीने की रसद सारी सामग्री खत्म हो जाती है, तो अंतिम ऑप्शन होता है राजा के पास युद्ध करना। तो अपने सर पे कफन बांध करके मरने मारने के लिए किले का द्वार खोल करके और दुश्मन से भिड़ जाते थे। उसमें या तो दुश्मन को मार देते थे या खुद मर जाते थे, तो उसको साका बोलते हैं। और जब अपने पतियों के या राजाओं के खत्म होने पर रानियां अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अग्नि में कूद करके अपने आप को भस्म कर लेती थी, उसको जौहर कहते हैं। अब पानीपत का प्रथम युद्ध ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1727 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था और इसमें बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। एक घाघरा का युद्ध हुआ, ये 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था और इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। उसके पश्चात में चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था और इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज में बेलगांव का युद्ध जो हुआ था 1540 में, ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था और इसमें भी शेरशाह सूरी विजयी हुआ था और हुमायूं पूर्ण तरह पराजित हो गया था और ये मतलब भारत छोड़ करके सिंदेश भाग गया था। लगभग 15 वर्ष तक भागता गया और उसके पश्चात तो ये 15 वर्ष तक भाग घूमता रहा था और फिर 1555 ईस्वी में दोबारा ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मैंने आपको मुगल साम्राज्य में जो हुमायूं के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, वो 1555 ईस्वी में हुआ और ये हुमायूं और अफगान सालार खां के मध्य हुआ था जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। एक सरहिंद का युद्ध हुआ था जो 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ और इसमें भी हुमायूं की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। जो इनके सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। ताली कोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था और ये बहमनी साम्राज्य का के जो 4 मुस्लिम राज्य थे बहमनी साम्राज्य के, उन्होंने मिलकर के और विजयनगर साम्राज्य को के साथ युद्ध किया और विजयनगर साम्राज्य को हराया था और इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध। उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में मुगल सेनापति मानसिंह जो अकबर का प्रतिनिधित्व कर रहा था और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इसमें मुगलों की विजय हुई थी। मतलब ये युद्ध निर्णायक रहा था, लेकिन कहीं पे विजय मिलता है कहीं अनिर्णायक, क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध छोड़ के भाग गए थे, इनके पकड़ में नहीं आई, ना ही ये उसको मार पाए थे। हालांकि किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ। यह अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। असीरगढ़ का युद्ध था जो 1601 ईस्वी में अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। धर्मत का युद्ध ये 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य हुआ था, लड़ा गया था और इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। ये उत्तराधिकार के युद्ध थे जो लगभग 3-4 युद्ध औरंगजेब और उनके भाइयों के साथ हुए थे। तो इसमें दारा सिकोह अपनी जान बचा के भाग गया था। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और सामूगढ़ के युद्ध में भी फिर 1558 ईस्वी में वही औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ। ये दोनों भाई थे और इसमें भी औरंगजेब की विजय हुई थी और उसके पश्चात औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बन गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पेशवाओं के बारे में जाना, मध्यकालीन भारत में कौन कौन विदेशी यात्री आए उनके बारे में जाना और मध्यकालीन भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए उनके बारे में जाना। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास की क्लास एक समाप्त होती है। हम कल से शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अपने जानकारी के लिए सारे वीडियो देख करके इस जानकारी को याद रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं
मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।